हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। हमारा मैनेजमेंट यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए कोड 17 का सिलेबस चल रहा है एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल पे एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी, राइट, जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे इज अवर 6th क्लास ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। गाइस, हमारी यूनिट 1 भी साथ में चल रही है, दैट इज जनरल मैनेजमेंट। गो एंड चेक अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, नियो क्लासिकल। हमने देखा था कि 3 टाइप्स की होती हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। हमारा क्लासिकल कंप्लीट हो चुका था कल, राइट। आज हमने करना है नियो क्लासिकल एंड कल हम कौन सी करेंगे, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी है क्या, किस कंसेप्ट पे बेस है। सबसे पहले तो ये किस पे बेस है, जो हमने कल क्लासिकल थ्योरी की थी ये उसी थ्योरी के बेस पे। ये जस्ट एक एक्सटेंड है क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है। हमने देखा था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, एक तो जॉब कंटेंट पे, एक मैनेजमेंट पे, फिजिकल रिसोर्सेज का, राइट। बट जो नियो क्लासिकल है वो किस पे एम्फेसिस करती है, वो किस पे स्ट्रेस करती है कि गुड रिलेशनशिप होना चाहिए आपकी वर्क प्लेस पे और आपके प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। सिंपली क्या है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो सिर्फ जॉब कंटेंट एंड फिजिकल रिसोर्सेज पे करती थी और उसके ही एक्सटेंड को, मतलब जो क्लासिकल की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए जो थ्योरी बनाई गई वो कौन सी थ्योरी है, नियो क्लासिकल। और नियो क्लासिकल्स मेन क्या बताती हैं कि ग्रुप रिलेशनशिप होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट थ्योरी इज हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के 4 पार्ट्स हैं, हम इन चारों को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, सेकंड में रिले असेंबली टेस्ट किया गया था, देन मास इंटरव्यू एंड देन बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन की गई थी। सबसे पहले देखते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, उससे पहले देखते हैं हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या था। सबसे पहले तो ये किसने दिया था, एल्टन मायो। नोटेड डाउन कि ये किसने दिया था, एल्टन मायो में। और ये एक्सपेरिमेंट्स कौन सी कंपनी में हुए थे, ये आपका पीवीक्यू में आया था, दैट एल्टन मायो ने हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किस कंपनी में किया था, तो उसने किस में किया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। Their aim was to study the relationship between physical factors and production. वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखना चाहते थे कि फिजिकल फैक्टर्स, एम्प्लॉयर्स के फिजिकल फैक्टर्स और प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है। बट उन्होंने ये रिलेशन नहीं देखा। उनका जब रिजल्ट आया उन्होंने रिलेशन किस चीज़ का देखा, सोशल फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन। याद रखना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फिजिकल एंड प्रोडक्शन में देखने के लिए रिलेशन, बट एंड रिजल्ट किसके बीच में है, सोशल एंड प्रोडक्शन। फिजिकल किसके साथ चेंज कर दिया गया था, सोशल के साथ, राइट। देयर फाइंडिंग्स आर रेलिवेंट इवन टुडे। दीज स्टडीज आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इन द हिस्ट्री ऑफ ओबी। ये जितनी भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, स्टडी की थी, वो हमारी हिस्ट्री में, मैनेजमेंट की हिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। देखो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या था, उनमें रिलेशन देखा था कि जो आपकी काम करने की जो प्लेस है, जो आपका प्लांट लोकेशन है, उसकी लाइटिंग एंड आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। एक शॉर्ट में मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें एक ग्रुप था वर्कमैन का, उनको एक अलग प्लेस पे ले गए थे, एक्सपेरिमेंट रूम में, जिसको नेम दिया गया था एक्सपेरिमेंट रूम। और वहाँ क्या था, लाइटिंग चेंज होती रहती थी, लाइटिंग कभी कम, कभी डिम, कभी बहुत ज़्यादा, राइट। बट उन्होंने जब लाइटिंग बिल्कुल डिम कर दी, अब डिम लाइट में कोई देख नहीं सकता, इसलिए उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी लेस हुई। बट जब लाइटिंग चेंज करते रहे, बाकी सारी कंडीशंस में, डिम के अलावा सारी कंडीशंस में जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, इवन वो इंक्रीज ही हुई। इसलिए एंड में उन्होंने क्या देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की लाइटिंग के साथ प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें सारा वही दिया हुआ है। में क्या कंक्लूड किया, द रिसर्चर कुड नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप बिटवीन लाइटिंग एंड द प्रोडक्टिविटी। मतलब लाइटिंग और प्रोडक्टिविटी में उनको कोई रिलेशन नहीं दिखा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसीलिए उन्होंने फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। देखो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा हुआ है, चेंजेस किए गए थे इल्यूमिनेशन में, मतलब लाइट में चेंजेस किए गए थे जब इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, प्रोडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इल्यूमिनेशन रिमेन कांस्टेंट, जब कांस्टेंट थी, सेम लाइट रखी तो कांस्टेंट रही, बिल्कुल डिम कर दी तो लेस हो गई, और जब चेंज करते रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा उनकी प्रोडक्टिविटी में। इसलिए रिजल्ट क्या आया, नो रिलेशनशिप बिटवीन इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट एंड प्रोडक्टिविटी। इसलिए उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया जो था रिले असेंबली टेस्ट रूम। रिले असेंबली टेस्ट रूम क्या है, ये एक रूम था जिसमें 2 गर्ल्स को लेके जाया गया था,
कितनी गर्ल्स थी? 2। उन 2 गर्ल्स को बोला गया कि आप 4 और गर्ल्स चूज़ कर लो, तो टोटल कितनी होगी? 6। इन 6 गर्ल्स को एक रूम में लेके गए और उनमें वेरिएशंस किए गए। वेरिएशंस क्या किए गए? एक तो उनको पॉजेज मिले, मतलब काम करते करते उनको रेस्ट का टाइम मिला, और उनके वर्किंग आवर्स में वेरिएशन किए गए, और उनको कहा गया कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी, मतलब उनको मोटिवेट किया गया। ड्यूरिंग ऑल दिस द प्रोडक्शन वेंट ऑन इंक्रीजिंग। इन सब चीज़ों से क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। बट रिसर्चर ने क्या किया? जब उनको अर्लियर स्टेज पे लेके गया, मतलब कि जो ये सारे चेंजेस किए थे कैंसिल कर दिए जब उनने, तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो उनको फैसिलिटीज़ दी थी, जो चेंज दी थी, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था उनके प्रोडक्शन का। इसलिए उसने क्या कंक्लूड किया? नो एस्टेब्लिश एनी रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है किसका? वर्किंग आवर्स, कि कितने आवर्स वो काम करते हैं, कितना उनको रेस्ट मिल रहा है, क्या उसके इंसेंटिव्स है विद प्रोडक्शन। बट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक अच्छी चीज़ निकाली थी, जो कि था कि अगर आपकी सुपरविजन गुड है, उनको फ्रीडम मिल रही है और उनका गुड टीम स्पिरिट है, तो आपकी प्रोडक्शन क्या है? इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब देखो, जो हमने देखा था कि नियो क्लासिकल क्यों बनी थी? फिजिकल फैक्टर्स को देखने के लिए, बट फिजिकल किसके साथ चेंज हो गए? सोशल। वही इसमें देखो, फिजिकल क्या थे? आवर्स और इंसेंटिव्स, मतलब उनको रेस्ट दिया गया। बट एंड में कंक्लूजन का निकला कि अगर उनके पास गुड सुपरविजन थी, गुड स्पिरिट था, मतलब उनका रिलेशन अच्छा था, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। रिले असेंबली टेस्ट देखो, इसमें एक बार फिर एग्जांपल देके बताया हुआ है, पिक्चर दिखाई हुई है। रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर्स बिकेम क्लोजली एंड फ्रेंडली। इसके साथ क्या कंक्लूड हुआ था कि वर्कर्स और सुपरवाइजर का जो रिलेशन है वो फ्रेंडली क्लोजली होने के कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। प्रोडक्शन इंक्रीज नॉट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में चेंजेस से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि सोशल फैक्टर में चेंजेस से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, राइट। एंड द थर्ड वन इज, इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, वो क्या था? बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? 14 वर्कमैन्स को लेके गए थे, और जिसमें कुछ वीक वर्कमैन भी थे। टोटल 14 वर्कमैन थे, 14 में से कुछ वीक वर्कमैन्स भी थे। उनका जॉब क्या था इसमें? कि उन्होंने वायर्स स्विचेस के साथ अटैच करने हैं। अ मिनिमम टाइम रेट वाज एश्योर्ड एंड फर्दर इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन ग्रुप आउटपुट, कि आपके ग्रुप की जितनी आउटपुट होगी उस हिसाब से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, एंड आपका जो टाइम रेट है वो भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, टाइम रेट मतलब कि टाइम के हिसाब से जो आपको रेट पेमेंट मिलेगी। रिसर्चर एक्सपेक्टेड दैट, रिसर्चर ने इस ऑब्जर्वेशन क्या एक्सपेक्ट किया? देखो, रिसर्चर ने 14 वर्कर्स को लेके गए, उनमें कुछ वीक भी थे, और उनको कहा कि आपने स्विचेस को वायर के साथ अटैच करना, और जितने आपका पूरा ग्रुप काम करेगा उस हिसाब से आपके पूरे ग्रुप को इंसेंटिव्स मिलेंगे। अभी उन्होंने क्या सोचा रिसर्चर्स ने कि जो वीक वर्कमैन है वो उनके लिए कंपनसेट करेंगे, मतलब वो उनके लिए, क्योंकि उनको आउटपुट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आउटपुट ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके इंसेंटिव ज़्यादा चाहिए। बट एंड रिजल्ट क्या आया? ग्रुप रिड्यूस्ड आउटपुट, आउटपुट रिड्यूस हो गई। क्यों? उनके 2 कारण थे। देखो, एक तो फैक्ट्री जो थी, जो वीक थे, जो काम नहीं कर रहे थे, उनको पनिश नहीं कर रही थी, जो पुअर परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको पनिश नहीं कर रही थी। द ग्रुप रिड्यूस इट्स आउटपुट टू द लेवल ऑफ द वीक वर्कमैन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम। जितने वीक वर्कमैन काम कर सकते थे, सारे ग्रुप ने ही उतना काम करना शुरू कर दिया। एक इसका मेन रीज़न था कि उनको डर हो गया था कि अगर हम अब अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, कि अगर हम इंसेंटिव्स को देख के, वीक्स की हेल्प करके अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमें बाद में भी कहेगी कि उतना ही प्रोड्यूस करो जब हमारा रिसर्चर चला गया। इस डर के कारण उन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन लेस की, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम में क्या हुआ? देखो, जो ये इन्होंने पीछे एक्सपेरिमेंट्स किए उनके बेस पे थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू किए गए वर्कमैन एंड ऑफिसर्स के। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए गए वर्कमैन और ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है, दे फॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन्स निकाले गए थे उन इंटरव्यू के थ्रू। अ कंप्लेंट इज नॉन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, अ कंप्लेंट एट बेस्ट फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल। एक कंप्लेंट जो है, सबसे पहले उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई वर्कर कंप्लेंट करता है तो वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं होती, इवन वो उस वर्कर की फीलिंग्स होती हैं, उस इंडिविजुअल की फीलिंग्स होती हैं, राइट। ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स हैव सोशल मीनिंग्स। जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, रिलेशन है, उन सबका क्या है? सोशल मीनिंग। ग्रुप एंड सोशल प्रेशर हैव कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब जो सोशल प्रेशर है, आपकी बाहर की सोसाइटी, आपकी जो बाहर की लाइफ है, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर एक प्रेशर डालती हैं, एक उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। We assign values and meanings to person's words and actions based on his status in the organization. मतलब
हमें ऑर्गेनाइजेशन में उनके स्टेटस के हिसाब से किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, कैसा एक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको वैल्यू देनी चाहिए और गुड रिलेशन बनाने चाहिए। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इस हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड में कंक्लूजन निकाला गया कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और जो मैनेजमेंट थी वो भी बिलीव करने लग गई थी कि सोशली रिलेशन बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्लीकेशंस देखो, नॉट ओनली फिजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ फिजिकल नहीं बट सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ओनली स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, बल्कि वो एक जगह है जिसमें बिहेवियर्स को, रिलेशंस को बनाया जाता है। सोशल फैक्टर्स, क्लीव्स, ग्रुप्स एंड स्टेटस सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सारे सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अ ग्रुप में एक्ट डिफरेंटली दैन द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द ग्रुप, मतलब एक पूरा ग्रुप जब गुड स्पिरिट से, टीम स्पिरिट से काम करता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंशन आर स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स, राइट, जैसे इल्यूमिनेशन टेस्ट में था। सुपरवाइजर एंड कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिले असेंबली में वो सुपरवाइज कर रहे थे ना उनको पास खड़े होके, इसलिए उनकी आउटपुट बहुत अच्छी आई थी। ग्रुप प्रेशर एंड ग्रुप डायनेमिक्स एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक वायरिंग में, ठीक है, उन्होंने अपनी लॉ कर दी थी वीक के अकॉर्डिंग। ग्रुप्स कैन क्रिएट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जैसे बैंक वायरिंग में कि उन्होंने कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, मतलब कि जैसे उन्होंने सोचा था कि अगर हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो जब हमारा रिसर्चर चलेगा तो मैनेजर हमें दोबारा अच्छा काम करने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। ये था हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इसके 4 पार्ट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया था? एल्टन मायो ने। अभी हमारा सेकंड है बिहेवियरल अप्रोच। नियो क्लासिकल की सेकंड अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच देखो जो बिहेवियर पे काम करती है, ठीक है, और ये किसने दी थी? पैवलोव ने। अगर बिहेवियर थ्योरी हो तो याद रखना वो नियो क्लासिकल में नहीं आती, बिहेवियर अप्रोच नियो क्लासिकल में आती है, जो कि पैवलोव ने दी थी। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर जानने के लिए हमें साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की स्टडी करनी ज़रूरी है। हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस आर गुड फॉर प्रोडक्टिविटी, अच्छे ह्यूमन रिलेशन होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको गुड प्रोडक्टिविटी चाहिए। मोटिवेशन ज़रूरी है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाओ सो दैट दे गेट मोटिवेट, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करो, अच्छी कम्युनिकेशन रखो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यही सब कुछ क्या कहती है हमारी बिहेवियरल अप्रोच। इस अप्रोच के एडवांटेजेस क्या थे? मैनेजमेंट डेवलप हुई, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होने लगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने लगा, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत अच्छे से अचीव होने शुरू हो गए। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखो, डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट ह्यूमन बिहेवियर, हम ह्यूमन बिहेवियर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर को फोरकास्ट करना। इट इज़ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एट ह्यूमन बिहेवियर ऑन ओकेजनली एक्सपेरिमेंट्स, कहते हैं ये हर जगह पे नहीं अप्लाई की जा सकती, थ्योरी अप्रोच जो है हर जगह पे नहीं अप्लाई की जा सकती क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है एंड वो फोरकास्ट करना मुश्किल है। लेड्स टू इनएफिशिएंसी हो सकती है, अनडिटरमाइन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, नॉट गुड फॉर बिजनेस यूनिट, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या था हमारी बिहेवियरल अप्रोच का? जैसे हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे उस हिसाब से, मैनेजर शुड यूज अनटैप्ड ह्यूमन पोटेंशियल, मैनेजर शुड क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर ईच एम्प्लॉय कैन गिव बेस्ट परफॉर्मेंस। मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ उसके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गुड परफॉर्मेंस दे पाएँ, उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए अच्छी, उनको वर्क सेटिस्फेक्शन चाहिए, उनको मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन चाहिए, राइट। एंड द लास्ट वन इज जेड थ्योरी। जेड थ्योरी किसने दी थी? विलियम आउची ने। ये जेड थ्योरी जो एक्स एंड वाई थ्योरी है ना राजे, आपकी डॉगल्स मैकग्रेजर ने दी थी, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई थ्योरी इसके बेस पे बनाई गई थी। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ दैट व्हाट इज एक्स थ्योरी एंड व्हाट इज वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी रिलेट्स टू द वर्कर्स जो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते काम करने के लिए, जो लेजी पर्सन्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए काम करते हैं बट वो इंटरेस्टेड नहीं होते आउटपुट के लिए। एंड वाई जो फुल्ली इंटरेस्टेड एक्टिव होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं। इन दोनों के बेस पे हमारी बनी थी जेड थ्योरी जो कि दी गई थी विलियम आउची के थ्रू। एंड एक्स वाई किसने दी थी? डॉगल्स मैकग्रेजर ने, ठीक है। The theory Z was introduced in 1980s by William Auchi. Theory Z promotes stable employment. ये क्या क्या बताती है कि stable employment होनी चाहिए, high productivity, morality and employee satisfaction, ठीक है। कि आपने जो एम्प्लॉय रख लिया उसको स्टेबल होना चाहिए, उसको मतलब उसको आपको कहना चाहिए कि
वो एम्प्लॉय हमारे पास है तो उसको अच्छी सेटिस्फेक्शन, अच्छी मोरालिटी मिले ताकि आपकी टर्नओवर कम हो, राइट। दो लॉयलिटी होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयज़ इंक्रीज बाय ऑफरिंग दैम जॉब फॉर लाइफ, उनको जॉब फॉर लाइफ मतलब उनकी पूरी लाइफ तक उनको जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सारा कुछ ज़रूरी जेड में कहा गया था। इसके अजम्पशंस क्या है? एम्प्लॉय वांट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर एम्प्लॉयर एंड कलीग्स. Employees have strong desire of connection. This require a high level of support from the manager and the organization in the form of safe working environment and the right facilities. देखो एक एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एक तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए और उसको वो सारी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए जो एक गुड लाइफ के लिए उसके लिए हो। मतलब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाली लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी कौन प्रोवाइड करे? ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या कहती है हमारी जेड थ्योरी। देखो यहाँ वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय फाइंड्स अ वर्क बैलेंस एंड वांट टू मेंटेन दिस। एम्प्लॉयज़ के एक वर्क बैलेंस हो मतलब अपनी पर्सनल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, ठीक है। वर्क प्रॉपरली विद द राइट सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। ज़्यूरिख जेड क्या एज्यूम करती है? दैट एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट दैट दे कैन कैरी आउट देयर वर्क प्रॉपरली विद द राइट सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, कि उनको राइट सपोर्ट मैनेजमेंट से मिल रही है एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे? एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, प्लानिंग के प्रोसेस में, इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए आपके एम्प्लॉयर्स के साथ, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, राइट। लिमिटेशंस बहुत थी इस जेड थ्योरी की। देखो जेड थ्योरी की सबसे पहली लिमिटेशन है कि अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रक्चर, जेड थ्योरी क्या कहती है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, मिलजुल के रहें, रिलेशनशिप से रहें। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हौस पोच चाओस हो जाएगा ना, राइट। इसलिए इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और कॉमन कल्चर बनाना, डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर कल्चर का जो एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है, राइट। एंड एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाना भी बहुत डिफिकल्ट है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स भी होती हैं जिसमें पार्टिसिपेट करवाना मुश्किल हो जाता है, राइट। हमारी नियो क्लासिकल यहीं खत्म होती है। हमने देखी सबसे पहले हॉथरन एक्सपेरिमेंट जिसके 4 पार्ट्स थे जो एल्टन मायो ने दी थी, देन हमने बिहेवियरल अप्रोच देखी जो पैवलोव ने दी थी, एंड द लास्ट वन इज जेड थ्योरी जो विलियम आउची ने दी थी, राइट। कल हम मॉडर्न करेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं गाइस, हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो गया है, आगे भी ऐसे होता रहेगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।